आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और दो प्रमुख विषय हैं डीएपी खाद का वितरण और मंडियों में धान की खरीद। इसके बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी रहेगी। टोटल जो खाद की इस रबी सीजन की आंकड़ा है, पिछले साल 2021-22 का एस्टीमेट हमारा जो है, यूरिया की 11 लाख मीट्रिक टन की ज़रूरत होती है, जिसमें से हमारा 1 अक्टूबर को 1,36,683 मीट्रिक टन हमारे पास स्टॉक था और 27 तारीख तक इस महीने में 1,23,373 मीट्रिक टन आ चुका है। दोनों मिलाकर के 2,60,056 मीट्रिक टन यूरिया की उपलब्धता हुई है और कुल बिक्री 90,216 की हुई है। पिछले साल जो बिक्री हुई थी इसी अवधि में 66,345 की थी। लगभग 40% यूरिया ज़्यादा बिका है और हमारे पास 1,70,840 मीट्रिक टन। तो ये समझो आपको किस 34 लाख बोरी यूरिया उपलब्ध है अभी भी हमारे पास। यूरिया की बात कर रहा हूँ। डीएपी की रिक्वायरमेंट हमारे पास पिछले साल में सारी डीएपी 2,86,000 मीट्रिक टन की इस पूरे सीजन में बिक्री हुई थी। अब हमने सोचा कि इस बार ज़्यादा सरसों बोएंगे, ज़्यादा भाव अच्छा है तो उससे 3 लाख मीट्रिक टन की ज़रूरत पड़ेगी। 1/10 को हमारे पास स्टॉक था 53,063 मीट्रिक टन का। 27/10 तक यानी कि आज तक 85,293 इस महीने में हमारे पास डीएपी आया है। कुल दोनों मिला के हमारे पास हो गया 1,38,356 मीट्रिक टन, जिसमें से 1,10,185 मीट्रिक टन बिक्री हो चुका है, किसानों के पास जा चुका है। पिछली बार इसी अवधि में 1,03,072 मीट्रिक टन डीएपी किसानों के पास गया था। तो ये भी अंदाज़ा 7-8% किसानों के पास डीएपी ज़्यादा जा चुका है। हमारे पास 28,171 आज के दिन मीट्रिक टन उपलब्ध है। एक दो हमारी कोशिश ये रही है कि डीएपी बाहर का होता है, सुपर फास्फेट हमारे देश में बनता है और उसकी उपजाऊ शक्ति इस डीएपी से बेहतर है, खासकर सरसों के लिए। इसके अंदर हम थोड़ा सा यूरिया मिला दें, थोड़ा सा सल्फर है इसमें ज़्यादा होता है, तेल की मात्रा बढ़ती है, किसानों में जागृति भी आई है। तो इस बार हमने टारगेट दिया कि 1 लाख मीट्रिक टन जो है एसएसपी भी किसानों के अंदर बांटा जाए। 62,864 मीट्रिक टन हमारे पास 1/10 को था। 13,022 मीट्रिक टन हमारे पास और आया है। कुल इस महीने की उपलब्धता 75,886 मीट्रिक टन हुई, जिसमें से किसानों के पास 39,975 जा चुका है, जो पिछली बार सिर्फ 13,000 बिका था, 13,380। उसके अगेंस्ट 39,000 मीट्रिक टन बिक चुका है, 40,000 के आसपास। और हमारे पास अभी भी 36,000 के आसपास मीट्रिक टन, 35,911 ये उपलब्ध है। एक होता है एनपीके, ये जो आलू वगैरह में 12-32-16 करके बोलते हैं, ये दूसरी तरह की खाद होती है। 50,000 मीट्रिक किसानों में इसकी भी बड़ी डिमांड रहती है। सब्जियों में, आलू में और कई तरह के टमाटर में, इनमें डालते हैं ये। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 11,046 था। 9,891 हमारे पास आ चुका है। 20,937 दोनों का टोटल बनता है। 14,202 बिक्री हुई है इस महीने की। पिछले साल 2648 थी। हमारे पास 6,735 मीट्रिक टन
अभी भी उपलब्ध है। और इसके अलावा जो इसी महीने के अंदर 6 रैक और आने हैं, लगभग 2600 से लेकर 3900 के बीच में एक रैक आता है, तो 15 से 20 हजार मीट्रिक टन डीएपी हमारे पास इसी 4 दिन बचे हुए हैं, इसमें और आएगा। किसी भी तरह की हरियाणा में सारे आंकड़े आपके सामने हैं, पिछले साल से ज़्यादा तो हम बंटवा चुके हैं। 10 नवंबर में भी आएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास उपलब्ध भी है। नवंबर में कुल ज़रूरत होती है ये डीएपी की ज़रूरत सरसों वाले इलाके में तो अभी ज़रूरत है। हमारा जो इलाका है रेवाड़ी, नूह, महेंद्रगढ़, नारनौल, झज्जर, हिसार, सिरसा, भिवानी, दादरी, सरसों का इलाका, क्योंकि वहाँ फसल लगभग 1 महीना पहले बोई जाती है। सरसों की भी, गेहूँ भी पहले बोया जाता है, फिर ये यूरिया बोया जाता है, नहीं डीएपी बोया जाता है इसके साथ गेहूँ की बिजाई पे। तो गेहूँ की बिजाई वैसे भी इस बार लेट है बारिश की वजह से। अभी 2 दिन 3 दिन पहले भी ओलावृष्टि हुई है, कई बारिश हुई है, खेत गिले हैं। तो 15 नवंबर के आसपास ही इसका जोर पड़ता है। तो तब तक हमारा जो 3 लाख में से हमारे पास अभी इसी महीने में 1.5 लाख आ चुका है। अगले महीने भी दिसंबर में भी ज़रूरत पड़ती है 50-60 हज़ार की। हमारा टारगेट ये है कि 1 लाख मीट्रिक टन हम नवंबर में भी उपलब्ध करा देंगे किसानों को। 1.10 की मांग करी है, 1.10 की हाँ भी कर रखी है, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हवा खड़ा कर रखा था, ये उसी तरह का हवा था जिस तरह का यह हवा था कि भाई धरती चली जाएगी, मंडी चली जाएगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, और ये एक अफवाह फैला दी कि डीएपी नहीं मिलेगी। इन्होंने खड़ा किया जी। जो सरकार के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनका अपना ध्येय है कि अव्यवस्था फैलाएं, सरकार को बदनाम करें। लेकिन मैं किसान भाइयों को पहले भी बता चुका हूं कि 1-1 एकड़ के लिए यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके हमारे पास उपलब्ध है और रहेगी। किसी भी किसान को, हरियाणा के किसान को खाद की वजह से कोई ये कहे कि मेरा 1 एकड़ रह गया वंचित, वो ऐसा नहीं होने देंगे। मैं अपने सारे किसान भाइयों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। ये जो भ्रम फैलाया गया, ये ज़रूर है कि पिछले हफ्ते में 3-4 जगह लाइनें ज़्यादा लगी, और मैं ये समझता हूँ लाइनें लगाना हमारा मजबूरी थी। हमारे पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में यूरिया की कालाबाजारी है, हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब में ऊंचे रेट पर बिक रहा है, और ये कालाबाजारी करने वाले लोग चाहते थे कि इनको ट्राली भर के हम डीएपी दे दें। उनको रोकने के लिए हमने अपने किसानों की ज़रूरत के हिसाब से 3 बोरी, 4 बोरी, 5 बोरी, क्योंकि आधा बोरी डीएपी लगता है एक सरसों के खेत में, और 90% 80% किसान जो है 3-4 एकड़ के से बड़ा नहीं है, उनको हमने दिया। उससे लाइनें लगी दिखाई दी और कालाबाजारी रोकने की पूरी कोशिश की। कल भी, आज आपने न्यूज़पेपर में आया होगा कि 500 कुछ कट्टे हाँसी में एक व्यापारी से पकड़े गए हैं, जिसका वो हिसाब नहीं दे पाया। कालाबाजारी करने वाले लोग जो हैं वो भ्रम फैला करके, शॉर्टेज दिखा करके महंगा बेचना चाहते थे, लेकिन हमने पूरा 1200 रुपये में प्रत्येक किसान को, थोड़ा बहुत दिक्कत तो उनको हुई है, उनसे हम क्षमा याचना करते हैं, लेकिन किसी भी तरह की शॉर्टेज हरियाणा में ना डीएपी की होगी ना यूरिया की होगी। हमारे पास जो आंकड़ा है यह सिद्ध करता है कि पहले से 20% ज़्यादा हमारे पास यूरिया है भी, और भी आएगा। डीएपी भी हमारे पास 20% ज़्यादा है। किसी भी तरह की कोई कमी खाद की नहीं होने देंगे, और इस खाद की हम पहले से सक्रिय थे। मैंने केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात की, डीओ लेटर लिखा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारा संज्ञान लिया, और केंद्रीय मंत्री से कह के 6 अतिरिक्त रैक भी मंगवाए ट्रेन के, और इन जिलों के अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों की 25, 26, 27 3 दिन उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठा दिया कि कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो फैसला करो।
और यूरिया की या डीएपी की या खाद की कोई कालाबाजारी ना होने दें। तो मैं ये आंकड़ों से आपके सामने रख के किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि निश्चिंत होकर अपना खेत में काम करें। यूरिया और डीएपी, सुपर फास्फेट, एनपीके, जो खाद आपको ज़रूरत होगी वो उपलब्ध रहेगी। इतना ही हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आगे पीछे हो जाए, तो इसलिए विचलित ना हो, निश्चिंत होकर अपना काम करें। हरियाणा सरकार खाद की कमी नहीं रहने देगी। धन्यवाद। दूसरा विषय आपके सामने है पैडी परचेज का। इस बार जो मौसम ने किसान को बहुत परेशान किया, हमारे विभाग को भी बहुत परेशान किया। बेमौसमी बारिश की वजह से बार बार पैडी भीगती रही। कल मैं आया हूँ सरसा से। सारा हाईवे जो है, कंक्रीट का जो हाईवे है अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र के बीच में, एक साइड पैडी से भरी हुई है, और इसलिए कि वो सुखा लें उस पर। वहीं से मंडी एक टेम्परेरी बना रखी है, वहीं सुखा के भर के ताकि किसानों की परचेज हो जाए। और हमने इस बार 3 तारीख से परचेज शुरू की थी पैडी की। बीच बीच में बारिश आती रही, किसान भाइयों को थोड़ी बहुत दिक्कत भी हुई, उसके लिए भी हम क्षमा याचना करते हैं। और मैं दिखाना चाहता हूं आंकड़ों के माध्यम से कि इस बार जो पैडी है 2020 में आज तक जो पैडी की अराइवल हुई थी 44.26 लाख मीट्रिक टन। उस वक्त हमने पहले शुरू की थी, इस बार लेट शुरू की, एक हफ्ता। उसके बावजूद हम 44.40 लाख मीट्रिक टन अराइवल हो चुकी है। जो पिछले साल इस आज तक आई थी उतनी अराइवल मंडियों में हो चुकी है। उसमें से 43 लाख मीट्रिक टन हम खरीद चुके हैं। 36.85 लाख, 85% की लिफ्टिंग हम कर चुके हैं। इससे बढ़िया व्यवस्था हो नहीं सकती कि 85% लिफ्टिंग साथ साथ हो जाए। 6,200 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुके हैं। पहले 15-15 महीना लगता था, अब हमने नीति बना दी कि 72 घंटे के बाद अगर किसान की पेमेंट लेट होगी तो उसको ब्याज देंगे 9%। उसका परिणाम यह है कि इस पैडी की 6,200 करोड़ रुपए की साथ साथ किसानों को पेमेंट भी जा रही है। और बासमती की अराइवल पिछली बार जो थी 8.40 लाख मीट्रिक थी, इस बार 4.68 लाख मीट्रिक टन हुई है। बासमती थोड़ा सा लेट है, बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट हो गई है। और पिछली बार जो हमने हमारी कुल पैडी की परचेज जो थी 56 लाख मीट्रिक टन थी, जिसमें से 44.40 तो हम खर्च चुके हैं। मोटा मोटी 80% की पैडी की परचेज हो चुकी है। और अभी तो मंडी चलेगी, जब तक किसान के भाई के पैडी नहीं आ जाती हम प्रोक्योरमेंट करते रहेंगे। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ लिफ्टिंग करवा रहे हैं, साथ साथ पेमेंट कर रहे हैं। एक मुद्दा था बाजरा का। बाजरा का पिछली बार हमने लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा परचेज की थी। इस बार हमने भावांतर भरपाई का फैसला किया है, क्योंकि हमारे पड़ोसी प्रदेशों में बाजरा की खरीद नहीं होती। वहाँ सस्ता बिका था, वहाँ से इधर आ जाता है, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और फिर हमें बाजरा सस्ते रेट पे बेचना पड़ता है। तो इस बार हमने फैसला किया, जिस दिन हमने फैसला लिया उस दिन बाजरे का रेट 1650 रुपये था और 600 रुपये डाल के 2250 रुपये एमएसपी का रेट था, हो जाता था। सारी ज़मीन की मैपिंग कराई, किसान को ना जे फार्म दिखाना, ना कहीं फार्म भरना, ना कहीं एप्लीकेशन देनी। डायरेक्ट हमने अपने आप मैपिंग करा करके किसानों के खाते में 4200 रुपये से लेकर के 6000 रुपये तक सीधा डालना शुरू कर दिया। आज तक हम 236 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाल चुके हैं। और किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं, चिंता ना करो। आपका जिस तरह से हमारी सरकार के अंदर कपास 8,500-9 हज़ार रुपये बिक रही है, सरसों 7,500-8 हज़ार रुपये बिक रही है, हर फसल के भाव एमएसपी से ऊपर है। बाजरा भी आप थोड़ा सा हौसला रखो, आपका 1700-1800-1900 रुपये में बिकेगा। 600 रुपये हम देंगे, आपको एमएसपी से ज़्यादा के रेट मिलेंगे। गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमने मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, किसी मंडी में अगर लगता है कि 1650 से नीचे भाव जाता है तो एफेड को आदेश दिए हैं कि आप जाके खरीद शुरू कर दो।
जो हमें पीडीएस के लिए बाजरा चाहिए उसको खरीदेंगे। और आप पता कर सकते हो सारे पत्रकार भाई, बाजरा क्या NCDX एक वो है फॉरवर्ड मार्केटिंग का पोर्टल है जिसमें खरीद फरोख्त होती रहती है। कभी भी उसमें 1600 रुपये से नीचे बाजरा नहीं आया। ये एक ट्राली ला करके या एक ख़राब बाजरा 1200-1300 बेच के गुमराह करना चाहते हैं विपक्षी पार्टी वाले। किसान इसमें नहीं है, किसान को हमारी नीतियों पर पूरा भरोसा है। किसान कहता है कि ये जो फैसला किया है ये किसान का हित का है और ये जो फैसला किया है इससे काला बाजारी करने वालों की कमर टूट गई है। आगे से जो किसान का हक को खा जाते थे ऐसे लोगों को सही चपत लगाई है और किसान को 450-500 करोड़ रुपया, जिसमें से 236 करोड़ रुपया डल भी चुका है, किसान को सही वक्त पर बगैर मंडी में जाए अपने घर में बाजार रखे पैसा मिल गया है। उसको खाद चाहिए, उसको बीज चाहिए, उसको जुताई करनी है गेहूं की, सरसों की, उसके लिए उसके पास पूंजी उपलब्ध हो गई है। तो हम बिल्कुल किसानों की सेवा के लिए लगे हुए हैं और मैं फिर एक बार आश्वस्त करता हूं किसान भाइयों से कि अपनी अगली फसल की तैयारी करें। आपको अच्छी मंडियां देंगे, अच्छे भाव देंगे, नई नई स्कीम लेके आएंगे। जिस तरह से भावांतर भरपाई की स्कीम हम लेके आए फसलों के लिए, इसकी बाजरा के लिए, सब्जियों के लिए पहले लेके आए हैं, सब्जी का फसल बीमा लेके आए हैं, पशुधन का पशुधन क्रेडिट कार्ड लेके आए हैं और तरह तरह की स्कीम हम ले करके हमारी मकसद ये है कि किसान सक्षम हो। और कल भी मैं एक फार्मर के यहाँ गया था, चर्चा में था, मैं 2 दिन एलनाबाद में रहा तो भट्टू इलाके के अंदर एक फार्मर के पास गया। नौजवान लड़के ने कहा है जी 2.5 एकड़ के अंदर मैंने मेरा पहला साल है, खारी ज़मीन में जिसमें 20,000 रुपये की साल की आमदनी नहीं होती थी उसमें उसने 15 लाख रुपए कमाए हैं। ये है किसान को आगे बढ़ाने का तरीका। 2.5 एकड़ के अंदर 2.5 एकड़ खारे पानी की, जब आप जाके चेक कर लीजिए। इस तरह से हमारा लक्ष्य है कि हज़ारों किसान हम तैयार करेंगे और हज़ारों किसानों के बच्चों को जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं उनको लोन भी दिलवाएंगे, उनको सब्सिडी भी दिलवाएंगे, उनको ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे और उनको करोड़पति गांव में बैठे बैठे बनाएंगे। धन्यवाद। झींगा मंत्री जी, एक सवाल ये था कि आपने जैसे कहा कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, तो इसमें कोई कैप लगाई आपने कि एक किसान को जमीन के हिसाब से इतने जो बैग है वही मिलेंगे या कोई डॉक्यूमेंट भी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि खाद पे कैप कोई नहीं है, लेकिन पहली बार शुरू में हम, क्योंकि 70-80% किसान 3 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ का है और आधा बैग लगता है DAP का, तो 2 बैग से भी 4 एकड़ की खेती होती है। हमने ज़रूरत के हिसाब से जहाँ लैंड होल्डिंग ज़्यादा वहाँ 3 बैग की, ताकि बड़े किसान सारी खाद को ना ले जाएं, छोटे किसान को पहले मिले। इसलिए हमने शुरू में 3-3 बोरी बंटवा रहे हैं, लेकिन जितनी जिसको ज़रूरत होगी दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में जिसको भी किसान को ज़रूरत होगी वो खाद उपलब्ध होगी। ये बताएं कि आपके सही दावे हैं, पहले भी थे कि कोई कमी नहीं है, बंट भी रही है, लेकिन आए दिन अखबारों में तो छपता ही है कि यहाँ पे ऐसे बंट गई, इसके हल्ला मच गया, ये भागदौड़ मच गई। 3-4 पॉइंट पर मैं बता रहा हूँ। कहीं जगह ऐसा हुआ है कि खाद गई 500 बोरी DAP खाद ही होती है और 200 किसान के लिए उपलब्ध थे और उस वक्त आ गए 300, तो उनके अंदर आपाधापी मच गई। तो ऐसी समस्याएं आई हैं, लेकिन अब किसानों को विश्वास हो गया है कि खाद की कमी नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि अब जो हर रोज़ जो है इस तरह की जो खबरें आनी बंद हो गई है ये। और इसमें जो लोग थे, जो हमारे दूसरी पार्टियों के लोग थे, उन्होंने पूरा बवंडर खड़ा किया। कहीं मंडियों को ताले लगा दिए, कहीं काले झंडे लेके खड़े हो गए, कहीं ये दुष्प्रचार किया कि खाद उपलब्ध ही नहीं होगी। लेकिन उस सब के बावजूद मैं किसान भाइयों के संयम को धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने विश्वास जताया और आज सबको खाद उपलब्ध हो रही है। ये सरकार कहती रही कि राजस्थान जा रही है और दूसरे प्रांतों के लोग ले जाते हैं, कोई ऐसे ब्लैक पकड़े भी हैं? देखिए, सच्चाई ये है, मेरा इलाका 70 किलोमीटर का है। हमारे इलाके की, मैं अपने हल्के से बताता हूँ कि 90% रिश्तेदारी बॉर्डर पार है और किसी की लड़की ब्याही हुई है, किसी का लड़का ब्याह हुआ है और घर में आके मोटरसाइकिल पे 1 कट्टा मांगे तो कोई उसको मना नहीं कर सकता। सच्चाई वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब इसको क्या कहेंगे? खाद एलोकेशन स्टेट वाइज होती है, राजस्थान में उपलब्ध ही नहीं है। अब राजगढ़ में जाओ, सिवानी में जाओ, हमने पता किया है, वहाँ
उपलब्धि नहीं है वहाँ। मंत्री जी ऐसी क्या मजबूरी रही कि थाने में आपको वितरित करनी पड़ी? थाने में वितरित नहीं करते। देखिए, अगर पर्चियां बांटने में कोई व्यवस्था में गड़बड़ करती है, कुछ आदमी खाद को जरूरत के बगैर कालाबाजारी करने वाले ले जाएं 10-20, तो हमने यही कहा था कि सब अपने 3-3 बैग की पर्चे ले जाएं। सेंटर पे भी जा सकती है। हाँ, नहीं, पीओस में करने में 3-4 मिनट लगती है। उसमें क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि जब खाद बांटते हैं, भारत सरकार का नियम यह है कि एक भी खाद जाएगी उसके डाटा एंटर होता है। पीओएस ये हर एक, अब खाद को आप ऐसे नहीं बेच सकते, पीओएस मशीन लगी हुई है, जो भी खाद बिकती है उसका डाटा हमारे पास भी आ जाता है। 2 कट्टे बिकते हैं तो हमारे पास डाटा आता है, भारत सरकार के पास भी जाता है, तो उसमें टाइम लगता है और उस टाइम लगने में लोगों की इम्पेशेंट हो जाते हैं, इसलिए उनको फटाफट पर्ची पकड़ा दी, तो उससे उनको तसल्ली होगी कि भाई हमारी पर्ची मिल गई, हमें खाद हो जाएगा। वरना उनको पूरा दिन अब उनको खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि भाई तुम्हारी पर्ची मिल गई, खाद मिल जाएगी। जनाब साहब 2014 में जब इस तरह की स्थिति आई थी तो आपकी जो सरकार को बहुमत की 2014 में कहा गया कि पिछली सरकार ने प्रबंधन इंतजाम नहीं किया, समय रहते स्टॉक की डिमांड नहीं की केंद्र सरकार से। क्या इस बार भी ऐसी कोई दिक्कत? हमारी सरकार ने तो इसका उल्टा किया है। देखिए, डीएपी का ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। चाहे रॉ मटेरियल मंगवाएं, देश में कंपनियां बनाती हैं, या खाद डायरेक्ट इंपोर्ट करें। पहले ये आता था 1700-1800 रुपये का, पिछले 3-4 साल से स्टेबल प्राइस था इसका। 500-600 रुपये भारत सरकार सब्सिडी देती थी, 1200 रुपये किसान से लेते थे। इस बार जो भाव बढ़ गए एकदम से, आज से 2 महीने पहले आपने देखा होगा, भाव बढ़ने की वजह से सब इंपोर्ट करना लोगों ने बंद कर दिया और भारत सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया, ये फैसला किया कि जो बढ़े हुए भाव है 1200 रुपये हम देंगे, 2400 की बिकती थी, 1200 हम देंगे और 1200 किसान से ले लो। और उसमें जरूर है कि जब ये भाव बढ़े तो इसमें 10 दिन, 20 दिन, 5 दिन का कुछ न कुछ प्राइवेट कंपनियों ने हाथ खींचा होगा, लेकिन तुरंत भारत सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। कैबिनेट मीटिंग की, आपने देखा होगा कि खाद पे इस साल 27,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए है। और हमें दूसरा, किसानों से हमने ये भी प्रार्थना की है कि जो हमारे देश की स्वदेशी खाद है, सिंगल सुपर फास्फेट है, और जो गौशालाओं के माध्यम से हमने टेस्ट करा लिया, जो जैविक डीएपी है उसके अंदर वही क्वालिटी है जो इसमें है। और आगे हम इस काम को बढ़ाएंगे। हरियाणा के अंदर जितनी भी खाद लगती है डीएपी की, लगभग ये 1 करोड़ बैग की जरूरत है, दोनों को मिला के 1 करोड़ बैग हम हरियाणा के गाय के गोबर से भी बना सकते हैं, उतनी ही ताकत के, वही परसेंटेज के। और इससे 1500 करोड़ रुपए की जो विदेश में जाता है, अकेले हरियाणा से बचत हो सकती है। उसका हम काम बढ़ा रहे हैं, टेस्टिंग होगी है। और हमारे यहाँ पिंजौर की गौशाला में आप लोग पत्रकार भाई देख के आओ, उसका पायलट प्रोडक्ट हो गया है, 2 टन का प्रोडक्शन भी कर दिया है। हम कोशिश करेंगे भारत सरकार से सहयोग लेकर के कि एक तो जैविक की तरफ जाएं, स्वदेशी की तरफ जाएं और विदेशी मुद्रा भी बचे, और ये प्रकृति के भी सहयोगी है, धरती के भी अनुकूल है। तो ऐसी जो अपने स्वदेशी खाद की तरफ भी लोगों को बढ़ावा देंगे। बाजरे की खरीद आप ये पता करो कि बाजरा किसान मंडी में लेके ही नहीं आ रहा। उसको पता है कि 600 रुपये उसको मिल रहे हैं और उसका बाजरा महंगा बिकेगा। आपके यहाँ फ़ोन होंगे मंडियों में, आप पता कर लो, पिछली बार 1 महीने के अंदर 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की हमने खरीद की थी अक्टूबर में। इस बार कितना बाजरा आया है पता कर लो। मंत्री जी, ये कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि ये डीएपी की आपकी बार ऑर्डर करने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत फैसला लिया। नहीं, कहीं गफलत नहीं हुई। सिर्फ ये है कि ये भाव बढ़ने की वजह से कुछ कंपनियों ने थोड़ा सा ये उनको हो गया था कि जब तक भारत सरकार की कमिटमेंट पूरी ना हो जाए। पर आपके अधिकारियों के बयान और तरह के आ रहे हैं, अधिकारियों को जानकारी नहीं होगी। अच्छा, एक ये बताओ, जो कल पर संबंधित था, आप जैसे करें कि आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेंगे, तो ये क्या आपको उम्मीद है कि कब तक दाम बढ़ेंगे बाजरे के दाम? आज भी आप एक काम करिए, आप पोर्टल है NCDX का जिसमें फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है, आप निकालिए। बाजरा आज भी 1600-1700 रुपये बिक रहा है। आज एक मिनट, कोई भाई पोर्टल निकाल लीजिए, आप पत्रकार हो, कि बाजरे का रेट क्या है फॉरवर्ड का। तो उसके विरोधी हैं जी, वो विरोधी नहीं है,
विरोधी नहीं है, इसमें मेरी बात सुनिए। कोई आदमी ये कहता है कि बाजरा सस्ता बिक रहा है तो उसको तो आप हटवा दो। ना फॉरवर्ड ट्रेडिंग से भाव मेंटेन होता है सारा देश का। मंत्री जी, कल एक कांग्रेस विधायक कह रहे थे कि कृषि मंत्री जेपी दलाल को तो किसानी की समझ ही नहीं है, इसलिए ये सारी गड़बड़ फैल रही है। इस देश का मैं ऊपर के गिने हुए किसानों में गिनती है 5-6 करोड़ रुपए की तो मैं किसानी की सब फसल बेचता हूँ पिछले 10 साल से, और खेती बाड़ी 300 एकड़ में करता हूँ। और जो विधायक कहता है उसको बता दो उसने क्या मेरे मुकाबले की कोई खेती कर रखी हो। नहीं, उनका कहना है कि समझ, अब किसान जो खेती करते हैं किसानी मैं खेती भी करता हूँ और खेती का व्यापार भी करता हूँ, फसल का व्यापार भी करता हूँ, और हम चाहते हैं कि हरियाणा का हर किसान अपने प्रोडक्ट का व्यापार भी साथ सीखे। ये 2-3 दिन पहले जो ओले पड़े हैं, पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत हुई। मेरा सवाल ये था कि आपने जो माना है कि कुछ अफवाहें उड़ाई गई, कालाबाजारी की गई, तो कार्रवाई क्या कर रहे हो ऐसा लोगों के खिलाफ? कार्रवाई कल ही जो हमें झांसी में चेक किए FIR दर्ज करवा दी। बॉर्डर पे हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है, जिला लेवल पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठा रखे हैं। एक एक जो डिलीवरी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अधिकारियों के सामने हो रही है। POS मशीन के अंदर एंट्री हो रही है, हम कहीं किसी को ट्रॉली भर के लेके नहीं जाने दे रहे। मंत्री जी, आपने कहा कि 300 एकड़ की खेती करते हैं, क्या आपको मिल गया DAP पर्याप्त? मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरा तो यहाँ कई स्टेटों में फार्म है, मेरे एक स्टेट में खेती बाड़ी नहीं थी, मतलब आप कोई दिक्कत नहीं हुई। गोबर वाली डाली कौन सी डाली? गोबर वाले मैं जैविक भी करता हूँ, मैं 40 गाय भी बांध रखी है अपने खेत में, और हम तो जीवामृत घनामृत बना करके ऐसा काम करते हैं कि किसी यूरिया की DAP की जरूरत ही कम पड़े। मंत्री जी करने की जरूरत है जी। हैं? किसानों को लगता नहीं है ना कि अभी उनको विश्वास नहीं है कि किसानों को विश्वास है, लोगों को जो शहर में रहते हैं उनको विश्वास नहीं है। अवेयरनेस के लिए भी कोई कैंपेन वगैरह? पूरा चला हुआ है, पूरा किसान आकर्षित हैं, और किसानों को हम जो कहते हैं कि भाई जैविक पे आओ, जैविक प्रोडक्ट बेचो। और हरियाणा के अंदर 100-200 किसान ऐसे हैं जिनका दुगने रेट पर फार्म पर उनकी सब्जियां, उनके गेहूं, उनके बाजरा, उनके धान डबल रेट पे बिक रहे हैं। हाँ, ये जो कल ये हाल ही में जो ओले पड़े हैं और बारिश हुई है, किसान तो जाएंगे जी। इसका हाँ। कोई संज्ञान लिया जी? हाँ बिल्कुल, इसको आदेश दे रखे हैं कि जहाँ भी किसान का जो है नीति के अनुसार उनको गिरदावरी करें। आदेश पिछली वाले के बजाय आए जी कोई हाँ रिपोर्ट आई हो? चल रही है गिरदावरी, आई कोई? अलग अलग जिलों में चल रही है सबके हमारे। सरकार वो चलेगी तो कितना? वो तो पहले भी महीना पहले ना किया है, ऐसा कोई नहीं, time bound ना तो ना करेगा नहीं। टाइम बाउंड है, वो टाइम बाउंड है। फिर तो आएगी नहीं आगे, नहीं, तो आज बारिश आ जाएगी, आ तो चुकी है, हमारे पास डाटा है जिले मेरे जिले का, तो मैंने देख लिया था आज। तो राहत कब दोगे फिर? वो जो पुराने वालों को तो दो राहत। रात तो भी गिरदावरी तो भी खत्म हो रही है। परसों ही हुई है ना, ये तो बारिश उससे पहले की जो लिफ्ट नहीं तो भैया गिरदावरी जब तक आ जाएगी तब तक उसके बाद ही तो देते यही हैं। तो कह रहा हूँ जी, कोई दो time चीजें तो होती होगा। हैं, गिरदावरी करना, उसको छटनी करना हाँ। कि बीमा वाला कौन सा है, हाँ। बगैर बीमा वाला कौन सा है। प्रदेश सरकार जो बीमित किसान नहीं है उसको अपने खाते से देगी, वो सारा डाटा मैच करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मंत्री जी, साहब किसानों की आय दुगनी कब तक हो जाएगी? किसानों की आय मैं बता रहा हूँ कि जो किसान झींगा पालन कर रहे हैं, जो 25,000 30,000 रुपये एकड़ की थी, वो 15 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। आप दुगनी करते हो, मैं कहता हूँ वो 80 गुना तक भी कमा रहे हैं। जो किसानों ने किन्नू के बाग लगा रखे हैं, 4 लाख रुपए एकड़ उतर रहा है। जिस किसान ने अमरूद की खेती कर रखी है, 1-1.5 लाख एक प्रति एकड़ से ऊपर निकल रहा है। और जो किसान ने धान लगाया था, जिसको हम बोलते हैं ये पिछली बार 1700, 1800, 1900 था, इस बार 2800 से लेकर 3200 रुपये में बिक रहा है। जो किसान ने कपास लगा रखी थी, जो कपास का MSP का भाव 52-5300 था, आज वो 9,000, 8,500, 9,000 रुपये में बिक रही है। आप चेक कर लो भाव के। जो किसान का सरसों का भाव कांग्रेस के वक्त में 3,000 था, आज वो 7,500 रुपये में बिक रही है। अब ये आंकड़े हैं, ये कोई लफाजी नहीं है, किसान से जाके पता करिए आप। ये बताओ जी, अब ये किसान आंदोलन का कब तक आपको सुलझने के साथ रख रहे हैं? आज कैप्टन अमरिंदर ने कहा मैं इस किसान आंदोलन की बजाय इसको कुर्सी हटाओ आंदोलन या ये चलो, कुर्सी हटाओ। कुर्सी छीनो आंदोलन का नाम रख दीजिए। सब सिमटा किसानों को के बदनाम ना कुर्सी करिए, के किसान अपने खेत में काम में लगे हुए हैं। ये कुर्सी के काटे हुए लोग, कुछ जत्थेदार, कुछ कांग्रेसी, कुछ लाल झंडे वाले मिलजुल करके, इनको मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं, इनको भाजपा पसंद नहीं, ये किसानों के नाम पे आंदोलन करते हैं। और मैं इनसे एक प्रार्थना करता हूँ कि किसान का शब्द बीच से हटा दें, फिर जनता ही इनको बता देगी कि इनको क्या समर्थन है। सर पारंपरिक कृषि जो कर रहे हैं उनकी दुगनी नहीं होगी, यानी कि जो पारंपरिक कृषि कर रहे हैं सभी का होगा। पारंपरिक कृषि में ये नहीं होता क्या? कपास पारंपरिक कृषि में सरसों नहीं है क्या?
नहीं, जो धान को लेकर के या धान के मैंने बताया कि पिछले साल से तो धान का 44 लाख मीट्रिक टन धान है, पिछले साल से डेढ़ अभाव है। धीरे धीरे करके किसान के लिए हमने एक डीजल को छोड़ करके खाद के भाव बिल्कुल 5-6 साल से वही हैं, यूरिया के, डीएपी के, बिजली के भाव कम किए हैं, इनपुट की कॉस्ट और कोई बढ़ने नहीं दी है। सैकड़ों करोड़ रुपए हमने मैकेनाइजेशन के लिए दिए हैं, ड्रिप इरिगेशन के लिए हमने तरह तरह की स्कीमें बनाई हैं, नहरों का हम बजट हमने 1.5 कर दिया है, नहरों पे सारा काम चल रहा है, किसाऊ रेणु का डैम बन रहा है, और दक्षिण हरियाणा में वाटर रिचार्जिंग की स्कीम अलग अलग लेके आए हैं कि पानी के पौंड अथॉरिटी हमने बनाई है, ड्रिप इरिगेशन पे हरियाणा में 85 तारीख को कैबिनेट बैठक है, तो आप वैट घटाने के लिए मांग करेंगे किसानों के लिए, क्योंकि डीजल काफी महंगा हो रहा है। वो हम अलग से प्रावधान किसान के लिए अलग रंग का डीजल अभी बढ़ा नहीं है, अगर ऐसा कोई मौका आएगा तो जरूर करेगा। नहीं होगा। हाँ, ऐसा कोई प्रावधान कि भाई अलग रंग का डीजल किसान को हो तो फिर विचार करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मंत्री जी किसान ये कहते हैं कि ये सरकार जो है सिर्फ जांच के आदेश देती है, तो कार्रवाई होके तो आती नहीं, मतलब पेंडिंग पड़ी रहती है। देखिए, ये अधिकारी ढीले हैं या सरकार का जो आदेश होता ना है ना वो ढीला है? सरकार कानून कायदे से काम करती है। हमारी पहली सरकार है जो भेदभाव नहीं करती, इलाकावाद पे नहीं करती, जातिवादी सरकार नहीं है, सबका साथ, सबका विश्वास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और कानून कायदे के हिसाब से हमारे ये है कि हो सकता है कि थोड़ी धीमी गति हो, लेकिन हम सही कानून को लागू करते हैं, सही वक्त पे कानून अपना काम कर देता है। राणा जी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इलाहाबाद में एक रात रुका, 2 दिन लगाए हैं, और मुझे वहाँ जाकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाहर जो प्रचार था कि भाई ये कैंडिडेट आगे है, यहाँ किसान आंदोलन का असर है, यहाँ जत्थेबंद यहाँ इलेक्शन को वोट कर देंगे, ये जत्थेबंद यहाँ सिर्फ न्यूज़ में हैं या एक आध चौराहे पे हैं। ग्रामवासी 100% ये सोच रहे हैं कि बनी बनाई सरकार है भाजपा की, 3 साल बाकी हैं, तो अपना नुमाइंदा सरकार के अंदर भेज के अपना विकास कराना चाहते हैं, और परिणाम जो है इसी हिसाब से आएंगे। राणा जी ने आपसे आज अशोक तंवर ने अभय चौटाला को समर्थन दिया, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। रामपाल माजरा बैठा था उसकी स्टेटमेंट स्टेज इससे पे। संबंधित थी जो आपने बात कही, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है इलाहाबाद में कश्मीर में कहीं चुनाव हो रहा है, इतनी फोर्स, इतने पुलिस कर्मी यहाँ पर लगा दिए, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि आतंकवाद प्रभावित एरिया हो। आप जो कह रहे हैं उसका उलट कह रहे हैं, और जो समर्थन दिया इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। ये ऐसा है, इलेक्शन कमीशन का काम होता है एनफोर्समेंट एजेंसी, सुरक्षा बल लगाना। ये इलेक्शन कमीशन के फैसलों को अगर कोई आदमी, ऐसी राजनीतिक आदमी कहे तो गलत होता है। सर रोड शो भी हो रहे थे वहाँ, कल हमने देखा, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं होने चाहिए। नहीं, रोड शो कर सकते हैं, अगर वो उसे परमिशन लेके करे तो कर सकते हैं, जल से भी आप परमिशन लेके कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। परमिशेबल था। से परमिशन लेके करते हैं हम। हमारी जो सरकार है कानून कायदे में विश्वास रखती है, कोई भी गैर कानूनी काम बीज नहीं। घोटाले की रिपोर्ट नहीं आई, 16 जून को कहा था बीज घोटाले को अशोक लेकर। तंवर ने जो समर्थन दिया है उससे भी फर्क पड़ेगा कुछ? किस चीज़ का? अशोक तंवर ने अभय चौटाला को जो सपोर्ट किया है सर, अपना समर्थन दिया है, उससे आपको लगता है हाँ, हो सकता है अशोक तंवर का वहाँ वोट होगा तो 1 वोट का फर्क पड़ सकता है, सर होगा तो। 29 साल का रिकॉर्ड खंगालने की बात कही थी बीज घोटाले को लेकर, तो 16 जून का मामला था, विजिलेंस को भी जांच दी थी, अभी पूछा भी था सवाल के रिपोर्ट कहीं आती नहीं है, जांच दे दी। सब हमारी जो जांच क्या रहा होती है, विजिलेंस को केस गया हुआ है, विजिलेंस जांच कर रहा है, और जो भी कभी पेशी निकलेगी कानूनी कार्रवाई होगी। मंत्री जी एक सवाल है, आज से भारतीय जनता पार्टी का राम राम कार्यक्रम शुरू हो रहा है जी, तमाम लोगों से मिलेंगे और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको बताएंगे। इस पूरे कार्यक्रम को आप किस तरह से देखते हैं, और खासकर जहाँ पे जैसे अभी आपने चर्चा की कई जगह किसान आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, तो कैसे लोगों तक अपनी बात पहुँचेगी, क्या योजना है और आपकी नज़र में इस योजना का कितना लाभ मिलेगा? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और हम नीचे चुपचाप आम आदमी के बीच में रहते हैं। और इस वक्त जो हमने कार्यक्रम, आज हमारी सरकार को, हरियाणा सरकार को दूसरी पारी के अंदर 2 साल हुए, और आज डॉक्टर मंगल सेन जी का वो भी है दिन, तो हर बूथ पे कार्यकर्ता जाएंगे, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं लगभग 71,000 के आसपास
हर बूथ पे 100 उन पे जाके कार्यक्रम करेंगे और इसी तरह से हम जन भावना से के साथ उनकी समस्याओं को सुन के उनका समाधान करके आज एक लोकप्रिय सरकार बार बार बना पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में यही फ़र्क है कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास करके चलते हैं और एक तरफ हमारे मुकाबले जो कांग्रेस खड़ी है उसके अंदर तो आज तक पिछले 10 साल से जिलाध्यक्ष भी नहीं है। धन्यवाद। अब पकौड़े खाए जाए। ले ले भाई, फोटो कॉपी कर दे भाई, दे दो।